प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय शिक्षा का विकास एवं इतिहास। जो है भारतीय शिक्षा का इतिहास एवं विकास जो एक प्रश्न पत्र है, उसके अंतर्गत हमने अभी तक प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली और मध्यकालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के बारे में चर्चा की है। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की अगर बात की जाए तो प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली में दो शिक्षा प्रणालियाँ प्रमुख रूप से आती हैं। एक जो शिक्षा प्रणाली होती है वो वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक की जो शिक्षा प्रणाली थी वो वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली थी। और दूसरी शिक्षा प्रणाली जो थी वो बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली थी। 500 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईस्वी तक जो समय था वो बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली का समय था। इसके बाद हम मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली की हमने चर्चा की। 1200 से लेकर 1700 का समय था, 1200 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक इसमें मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली थी। उसके बारे में उसको मुस्लिम कालीन शिक्षा प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में हमने चर्चा की। अब हम आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली की तरफ बढ़ते हैं। आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली की अगर बात की जाए तो आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली को हम अपनी सुविधा के अनुसार 3 भागों में बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। पहला है ईस्ट इंडिया कंपनी शासित शिक्षा प्रणाली, जिसकी अवधि 1700 से लेकर और 1857 तक का समय था। 1700 से लेकर 1857 तक का जो समय था वो ईस्ट इंडिया कंपनी शासित शिक्षा प्रणाली का था। 1857 हमको ध्यान देना होगा। 1857 में हमारे देश में एक क्रांति हुई थी। वहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ में चला जाता है और 1857 के बाद जो शिक्षा प्रणाली शुरू होती है उसको ब्रिटिश शासनकाली या ब्रिटिश शासन शासित या ब्रिटिश पार्लियामेंट शासित शिक्षा प्रणाली के नाम से जाना जाता है। 1858 से 1947 तक। और फिर 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद होता है और उसके बाद जो शिक्षा प्रणाली हमारे देश में संचालित होती है उसको हम स्वतंत्र भारतीय शिक्षा प्रणाली के नाम से जानते हैं। तो इन 3 भागों में हम आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली को विभाजित कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले चर्चा करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी शासित शिक्षा प्रणाली। ईस्ट इंडिया कंपनी शासित शिक्षा प्रणाली की जब हम चर्चा करते हैं, भारत में अनेक यूरोपीय व्यापारी आए। इसमें पुर्तगाली थे, डच थे, फ्रांसीसी थे और अंग्रेज भी थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण स्थापना इसकी 1600 में हुई थी और इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ, जो इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की अनुमति दी और 1609 में कैप्टन हॉकिंस जो मुगल बादशाह के दरबार में आया, जहांगीर से भारत में व्यापार करने की उसने अनुमति मांगी। पहले तो जहांगीर सहमत नहीं हुआ कि व्यापार करने की छूट दी जाए, लेकिन बाद में उन्होंने उनको अंग्रेज़ों को व्यापार करने की छूट प्रदान की और यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत भारत में होती है। पुर्तगालियों ने, डचों ने, फ्रांसीसियों ने अलग अलग तरीके से शैक्षिक थोड़े बहुत कार्य किए शैक्षिक कार्य करने के साथ साथ वो अपनी जड़ को मजबूत करना चाहते थे और इसके साथ साथ वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी करना चाहते थे। इसलिए शैक्षिक कार्यों की शुरुआत उन्होंने की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई, उन्होंने धीरे धीरे करके भारत में एक अपने व्यापार का फैलाव किया और कुछ समय बाद उनको भारत में क्लर्कों की
मज़दूरों की कमी होनी शुरू हो गई, क्योंकि उनका विस्तार हो रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी का, और उनको ऐसे मज़दूर चाहिए, ऐसे क्लर्क चाहिए जो उनके बातों को समझ सकें, उनके कार्य को अच्छे ढंग से संपादित कर सकें। इसी के तहत उन्होंने धीरे धीरे करके शिक्षा प्रणाली यहाँ पर एक विकसित करने का प्रयास किया। क्लर्कों की कमी के कारण ये शिक्षा, वो भारतीयों को सही मायने में शिक्षित करना नहीं चाहते थे, लेकिन वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्होंने शिक्षा से संबंधित प्रयास किए। कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी के जो प्रमुख कार्य थे उनमें अगर बात की जाए तो पहला कार्य था कलकत्ता के मुस्लिमों के निवेदन पर, और इनकी जो नीति थी अंग्रेज़ों की, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो। अंग्रेज़ों का मानना था कि हम इस बृहद इतने बड़े देश के एक बहुसंख्यक हिंदू समुदाय को साथ खुश नहीं कर सकते हैं, साथ लेकर नहीं चल सकते हैं, इसलिए जो अल्पसंख्यक हैं, जो कम लोग हैं, उनको अपनी तरफ पहले मिलाया जाए। इसी नीति के तहत उन्होंने कलकत्ता में 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना कलकत्ता में किया। कलकत्ता मदरसा की जो स्थापना करने वाला था वो वारेन हेस्टिंग ने इसकी स्थापना की थी। भारत का वो गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ था और उसने कलकत्ता मदरसा की स्थापना कलकत्ता में किया। ये मदरसा जो था विशेष रूप से मुस्लिमों की शिक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। इसमें 7 वर्षीय उच्च शिक्षा की व्यवस्था थी और शिक्षा का माध्यम अरबी भाषा थी। अरबी भाषा के साथ साथ अंग्रेजी भाषा साहित्य को भी इसमें पढ़ाया जाता था। इसके बाद अगर बात की जाए तो जब कलकत्ता मदरसा की स्थापना हो गई तो धीरे धीरे जो बहुसंख्यक हिंदू थे उनके मन में भी एक बात ये उठने लगी, उन्होंने भी इसका विरोध दर्ज कराना शुरू किया कि अब हिंदुओं के लिए भी कोई विद्यालय कॉलेज खोलने की ज़रूरत है, खोला जाए। फिर इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 1791 में बनारस में बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई और इस कॉलेज की स्थापना राज्य का जो रेजिडेंट था वो जॉनथन डंकन थे। जॉनथन डंकन उस समय बनारस राज्य के रेजिडेंट थे और उन्होंने बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 में कराई, ठीक कलकत्ता मदरसा के ठीक 10 साल बाद। बनारस संस्कृत कॉलेज में भी संस्कृत और अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा दी जा रही थी और इसका माध्यम हिंदी और अंग्रेजी भाषा, शिक्षा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी भाषा थी। अब तीसरा अगर प्रमुख कार्य की बात की जाए तो एक तरफ संस्कृत कॉलेज था और दूसरी तरफ मदरसा था जिसमें अरबी फारसी भाषा से पढ़ाई होती थी। अब कर्मचारियों के जो बच्चे थे उनके लिए शिक्षा के लिए अलग से कुछ व्यवस्था करने के लिए, जो अंग्रेज़ कर्मचारी के बच्चे थे उनके लिए अलग से कुछ प्रयास करने की ज़रूरत थी। इसलिए 1800 में, सन 1800 में गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 में कलकत्ता के प्रसिद्ध विद्यालय कॉलेज फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कराई। इसमें हिंदू मुसलमान सभी और अंग्रेज़ों के बच्चे, कर्मचारियों के बच्चे, सभी तरह के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की गई थी और ये इनकी शुरुआती जो शिक्षा व्यवस्था थी ये थी। इसके साथ साथ जब बात की जाए तो हम बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को हर 20 वर्ष का एक आज्ञापत्र प्राप्त होता था भारत में नीतियों के निर्धारण के लिए, कैसे किस क्षेत्र में क्या करना है, इसके लिए एक आज्ञापत्र प्राप्त होता था। 1793 में जब आज्ञापत्र पूरा
पुनरावर्तन हेतु आज्ञापत्र जो था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब पेश हुआ तो उसके सदस्य जो थे रॉबर्ट विल्बरफोर्स और चार्ल्स ग्रांट, जो उसके सदस्य थे रॉबर्ट विल्बरफोर्स और चार्ल्स ग्रांट ने के विचारों का समर्थन किया गया और दूसरे सदस्य रेडल जॉनसन ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। 1813 में कंपनी का आज्ञापत्र जो था पुनरावर्तन हेतु ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश हुआ तो अधिकतर सदस्यों ने, जो 1813 का आज्ञापत्र जब वहाँ संसद में पेश हुआ तो अधिकतर सदस्यों ने इस आंदोलन का समर्थन किया। कौन सा आंदोलन था? जो ईसाई मिशनरियों द्वारा चलाया जा रहा था। और जो 1813 का आज्ञापत्र था इसमें एक धारा जोड़ दी गई, धारा 43। 3 धाराएं जोड़ी गई इसमें। 1813 के आज्ञापत्र में 3 धाराएं प्रमुख रूप से जोड़ी गई थी जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि 1813 के आज्ञापत्र में 3 धाराएं जोड़ी गई जो शिक्षा से जुड़ी हुई थी। शिक्षा की शुरुआत यहीं से होती है। ये 3 धाराएं थी कि पहली धारा थी कि किसी भी यूरोपीय देश की मिशनरियों को भारत में प्रवेश करने और वहाँ ईसाई धर्म की शिक्षा का प्रसार करने की छूट होगी। किसी भी देश की जो यूरोपीय देश हैं उनकी ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश करने और ईसाई धर्म की शिक्षा के धर्म एवं शिक्षा के प्रसार की पूरी छूट मिलेगी। ईसाई मिशनरियों को इसमें पूरी छूट दी गई। ये पहली धारा थी। दूसरी धारा थी कि इस ईस्ट इंडिया कंपनी का यह उत्तरदायित्व होगा कि अपने शासित क्षेत्रों में, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के जिन जिन क्षेत्रों में शासन कर रही है उन क्षेत्रों में शिक्षा की व्यवस्था करें। ये उसका उत्तरदायित्व है कि जिन जिन क्षेत्रों में भारत में वो शासन कर रही है उन क्षेत्रों में शिक्षा की व्यवस्था ईस्ट इंडिया कंपनी को करनी चाहिए, उनका उत्तरदायित्व है। और इसके बाद जो तीसरा बिंदु था वो ये था कि प्रतिवर्ष, ये धारा 43 की बात की जाती है, इसमें एक धारा 43 जोड़ी दी गई कि प्रतिवर्ष कम से कम 1 लाख रुपयों की धनराशि का प्रयोग साहित्य के रखरखाव और विद्वानों के प्रोत्साहन के लिए भारत में खर्च किया जाएगा। ठीक, साहित्य के रखरखाव और विद्वानों के प्रोत्साहन के लिए भारत में खर्च किया जाएगा। साहित्य के रखरखाव और विद्वानों के प्रोत्साहन के लिए प्रतिवर्ष जो था कम से कम 1 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे, ऐसा इस धारा 43 में कहा गया था। अब जो इसमें साहित्य और विद्वान शब्द था, साहित्य और विद्वान, इसी 2 शब्द को लेकर विवाद पैदा हो गया। अब साहित्य तो लिखा गया था और विद्वान भी लिखा गया था, लेकिन ये स्पष्ट नहीं किया गया था कि साहित्य किस भाषा के होंगे और विद्वान किस भाषा के होंगे। इसी को लेकर एक विवाद पैदा हुआ जो भारतीय शिक्षा के इतिहास में प्राच्य पाश्चात्य विवाद के नाम से जाना गया। यहाँ 2 ग्रुप में पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी, पूरा भारत और पूरा ब्रिटिश पार्लियामेंट 2 ग्रुप में डिवाइड हो गया। एक प्राच्यवादी और दूसरा पाश्चात्यवादी ग्रुप। ये 2 ग्रुप में पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत और ब्रिटिश पार्लियामेंट डिवाइड हो गया। तो इसी को भारतीय शिक्षा के इतिहास में प्राच्य पाश्चात्य विवाद के नाम से जाना जाता है।
इसी धारा 43 में जो 1 लाख रुपये प्रतिवर्ष साहित्य और विद्वानों के संरक्षण, संवर्धन और प्रोत्साहन के लिए रखे गए, इसी को लेकर साहित्य और विद्वान शब्द को लेकर ये स्पष्ट नहीं किया गया कि साहित्य किस भाषा का होगा और विद्वान किस भाषा के होंगे। इसी को लेकर विवाद पैदा हुआ। सब अपने अपनी राय से, जो प्राच्यवादी थे वो कहते थे कि यहाँ साहित्य का मतलब भारतीय साहित्य से है, अरबी, फारसी, संस्कृत, हिंदी साहित्य से है। और जो पाश्चात्यवादी थे वो कहते थे साहित्य का मतलब यहाँ पाश्चात्य भाषा साहित्य से है, अंग्रेजी भाषा के साहित्य से है। और विद्वान का मतलब, जो प्राच्यवादी थे वो कहते थे कि यहाँ विद्वान का मतलब है जो देसी या स्थानीय भाषा के विद्वान हैं, अरबी, फारसी, संस्कृत के विद्वान जो हैं उनकी बात की गई है यहाँ विद्वान को लेकर। और जो पाश्चात्यवादी थे वो कहते थे यहाँ विद्वान का तात्पर्य पाश्चात्य भाषा के विद्वानों से है। ऐसे विद्वान, भारतीय विद्वान जो पाश्चात्य भाषा के जानकार हैं, उनके पर खर्च किए जाएंगे। इसी बात को लेकर एक विवाद पैदा हुआ था, प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी। प्राच्यवादी स्थानीय जो अरबी, फारसी, संस्कृत भाषा थी, इसके साहित्य और इसके विद्वानों की बात कर रहे थे, और पाश्चात्यवादी जो थे वो अंग्रेजी भाषा साहित्य और उससे संबंधित विद्वानों की बात कर रहे थे। ये भारतीय शिक्षा में प्राच्य पाश्चात्य विवाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये प्राच्य पाश्चात्य विवाद लंबा खिंचा, बहुत दिनों तक चलता रहा। दो ग्रुप में हमने चर्चा की कि दो ग्रुप में इनका बंटवारा हुआ, प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी। प्राच्यवादी कौन थे? प्राच्यवादी थे इस वर्ग में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकतर वरिष्ठ और अनुभवी कर्मचारी। प्राच्यवादी में कौन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकतर वरिष्ठ और अनुभवी कर्मचारी थे। वो 1813 का आज्ञा पत्र जो था उसके बारे में वो बताते हैं कि 1813 का आज्ञा पत्र में जो साहित्य है वो भारतीय साहित्य है, और जो विद्वान हैं उसका अर्थ भारतीय विद्वानों से है। ठीक, इस तरह से उन्होंने रखा, अपनी बात रखी। कुछ उदारवादी जो थे इसमें, वो भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का संक्षिप्त सा ज्ञान कराना चाहते थे। अब इसमें दो तरह से प्राच्यवादी भी क्या भारतीयों के दृष्टिकोण से ही नहीं सोच रहे थे, कुछ भारतीयों के दृष्टिकोण से सोच रहे थे और कुछ इंग्लैंड के दृष्टिकोण से, कंपनी के दृष्टिकोण से, ब्रिटिश शासन के दृष्टिकोण से सोच रहे थे। जो भारतीय दृष्टिकोण से सोच रहे थे वो कहते थे कि भारतीयों की, ऐसे प्राच्यवादी जो भारतीय हित के दृष्टिकोण से सोच रहे थे, वो कहते थे कि भारतीयों की अपनी भाषा है, अपना साहित्य है, और उनके भाषा और साहित्य को बढ़ाना चाहिए, उनके भाषा और साहित्य को पढ़ाया जाए, उनसे उसी में ये 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा। ये जो भारतीय दृष्टिकोण से, भारतीय हित के दृष्टिकोण से सोच रहे थे। और प्राच्यवादी में एक ग्रुप ऐसा भी था जो इंग्लैंड के दृष्टिकोण से सोच रहा था। वो कह रहा था, उसका मानना ये था कि प्रिंसेस इसमें प्रमुख थे। प्रिंसेस आदि जो
वरिष्ठ प्रिंसेस आदि जो वरिष्ठ कर्मचारी थे वो कहते थे कि भारतीय पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान प्राप्त करने के योग्य नहीं है, भारतीय पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के योग्य नहीं है, ये बहुत पिछड़े हैं, अभी ये पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के लायक नहीं है। और दूसरा ये भी कहते थे कि अगर भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की जानकारी हो गई तो वो हमारे समकक्ष हो जाएंगे, हमारी बराबरी पर आ जाएंगे, इसलिए इनको पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा ही ना दी जाए, पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा ना देकर प्राच्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा दी जाए। सिंपल सी चीज़ है कि इतना जान लो कि प्राच्यवादी जो विचारधारा के लोग थे उनमें दो तरह के लोग थे। एक जो भारतीय दृष्टिकोण से सोचते थे, वो उनका मानना था कि भारतीयों की अपनी सभ्यता संस्कृति भाषा और साहित्य है, इसलिए उनको उनकी सभ्यता संस्कृति और भाषा और साहित्य का ज्ञान कराया जाए, उसी को प्रोत्साहित किया जाए, उसी का संरक्षण किया जाए और उसी भाषा के विद्वानों को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन दूसरा इसमें एक पक्ष ये भी था कि वो चाहते थे कि भारतीयों को, पहली बात तो ये जान लो कि भारतीय पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के योग्य नहीं है, उनको ये शिक्षा देना निरर्थक है, उसके लायक है ही नहीं। और दूसरी चीज़ ये भी सोच रहे थे कि अगर उनको पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा दे दी जाएगी तो हमारे बराबर हो जाएंगे, हमारी नीतियों को समझने लगेंगे और हो सकता है भविष्य में वो हमारा विरोध करने लगे। तो ये प्राच्यवादी थे। और पाश्चात्यवादी जो दूसरा ग्रुप था उनका मानना था, इसमें जो पाश्चात्यवादी थे इसमें युवा अधिकारी, इसमें कंपनी के जो पाश्चात्यवाद था, पाश्चात्यवादी ग्रुप में कंपनी के युवा अधिकारी थे जो यहाँ साहित्य का अर्थ पाश्चात्य साहित्य यानी अंग्रेजी भाषा के साहित्य से लेते थे और विद्वान का अर्थ अंग्रेजी भाषा साहित्य के विद्वानों से लेते थे। भारतीयों की वो ये चाहते थे, जो पाश्चात्यवादी थे ये चाहते थे कि भारतीयों की शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो और पाश्चात्य साहित्य और विज्ञान इनको पढ़ाया जाए और ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य कर दी जाए। ऐसा कुछ इसमें ऐसे भी थे जो कहते थे ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाए। तो पाश्चात्यवादी में कौन था? कंपनी के ज़्यादातर युवा अधिकारी। इसके साथ साथ ये चाहते थे कि पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा इनको दी जाए और ईसाई धर्म की शिक्षा इनको दी जाए। इसमें भी दो तरीके के लोग थे, कुछ जो ब्रिटेन के दृष्टिकोण से ब्रिटेन के हित में सोच रहे थे और कुछ भारतीयों के हित में सोच रहे थे। ब्रिटेन के हित में जो सोच रहे थे उनका मानना था कि इससे हमारी सभ्यता और संस्कृति का, ईसाई धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार होगा। दूसरी चीज़, भारत में ईसाई धर्म की और अंग्रेजी सत्ता की नींव जो होगी वो मजबूत हो जाएगी, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद हमारे भक्त हो जाएंगे लोग। तीसरी चीज़ कि एक ऐसा वर्ग भारत में पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के द्वारा एक ऐसा वर्ग भारत में तैयार किया जा सकता है जो केवल शक्ल से, देखने से भारतीय होंगे लेकिन बाकी चीज़ों में वो अंग्रेज होंगे, पहनने में, खाने में, बोलचाल तौर तरीके में वो अंग्रेज ही होंगे, जिससे हमारे संसाधनों की खपत बढ़ेगी। ये ब्रिटेन के दृष्टिकोण से सोचने वालों का तर्क था। और जो भारतीय दृष्टिकोण से सोच रहे थे वो ये कह रहे थे कि भारतीय बहुत पिछड़े हुए हैं, अभी इनको पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान से परिचित कराया जाए जिससे इनका विकास हो सके और ये दुनिया भर के जो रीति रिवाज और जो इस तरह की चीज़ें हैं जो बहुत हितकर नहीं है समाज के लिए, कुरीतियाँ हैं जो तमाम प्रकार की, उससे ये निकल सके, इनका जीवन स्तर उठ सके और ये बाकी विश्व से संपर्क में आ सकते हैं, जिससे इनका विकास हो सकता है। इसलिए पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा बहुत ज़रूरी है। राजा राम मोहन राय जो हमारे प्रमुख समाज सुधारक थे देश के, वो पाश्चात्यवादी थे। वो पाश्चात्यवाद को समर्थन कर रहे थे। वो कहते थे कि भारतीयों का
विकास बेहतर ढंग से पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के द्वारा ही हो सकता है। दुनिया भर की जो कुरीतियाँ हैं उनसे वो तभी बाहर निकल सकते हैं जो पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को समझेंगे और देश से विश्व से जुड़ सकेंगे बेहतर ढंग से। इसलिए पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा दी जानी चाहिए। ये प्राच्य पाश्चात्य विवाद था, ये हमारा टॉपिक था 1813 का आज्ञा पत्र, प्राच्य पाश्चात्य विवाद। ठीक, ये एक संक्षिप्त सा परिचय था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।